है फॉर्म ऑफ द वेज पेमेंट, कि ये वेज जो है, जो पेमेंट की जाती है इसको, वो किस फॉर्म में करते हैं। दो टाइप से है ये, टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। पेमेंट बाय टाइम, पेमेंट बाय पीस। टाइम के अकॉर्डिंग ऐसा है कि जैसे मान लो आज काम पे लगाया है तो उसको बोल दिया कि पूरे दिन के तुझे 200 रुपए मिलेंगे, तो वो टाइम के हिसाब से है। काम पे चाहे कुछ भी ना करे, उसको पता है कि वो पूरे दिन रहेगा, चाहे वो कम काम कर रहा है चाहे ज्यादा काम कर रहा है, उसको क्या है, पैसे मिलने हैं 200 रुपए। उसके बाद पीस रेट में क्या होगा कि स्क्वायर फीट में या क्यूबिक मीटर में आप काम करोगे। जैसे मान लो आप इतना एरिया अगर आप एक्सकवेशन करोगे तो आपको 200 तब मिलेंगे, अगर आप 1 स्क्वायर मीटर में कर दिया आपने। तो मतलब उसके हिसाब जितना काम किया, जैसे पेंट किया है, एक दीवार पे पेंट करोगे, इतने स्क्वायर मीटर में करोगे तो इतना आपको पेमेंट मिलेगी। तो उसके हिसाब से अगर पेमेंट करते हैं, कितना काम किया है, तो वो आ जाती है आपकी पीस रेट सिस्टम में। तो टाइम रेट का वही सेम जो भी मैंने बताया है, डेफिनेशन वही हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ द सिस्टम, फिक्स अमाउंट ऑफ वेज पेमेंट इज पेड टू द वर्कर पर यूनिट ऑफ द टाइम रिगार्डलेस ऑफ हिज आउटपुट इज टर्म। मतलब आउटपुट वो कितनी दे रहा है उसके रिगार्ड नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम होगा। अगर उसने ये टाइम यूनिट किसी भी तरीके से हो सकती है, 1 आवर भी हो सकती है, 2 आवर भी हो सकती है, या फिर 8 8 घंटे काम करोगे, या पूरा दिन काम करोगे, या वीक या मंथ, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आप पूरा महीना काम करोगे तो आपको 15,000 सैलरी मिलेगी, चाहे आप कुछ काम करो चाहे ना करो। ठीक है, कम काम कर रहे हो ज्यादा काम कर रहे हो, वीक के हिसाब से भी हो सकता है कि आपको 4,000 सैलरी मिलेगी अगर आप एक वीक काम करोगे। एक दिन के हिसाब से भी हो सकता है, घंटे के हिसाब से भी हो सकता है। उसके बात है कि अगर टाइम रेट सिस्टम है तो उसका एडवांटेज क्या होगा। इसमें ज्यादा एडवांटेज वर्कर को होता है, जो काम कर रहा है लेबर वाला, उसको फायदा होता है। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज द सिंपलेस्ट एंड कन्वीनियंट मेथड टू वेज कैलकुलेशन एंड कैन बी इजिली अंडरस्टैंड बाय द इलिटरेट लेबरर। जो काम करने वाला वर्कर है, जो पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसको समझने में आसानी है। सिंपल मेथड है, कन्वीनियंट है। अगर कैलकुलेशन करिए तो सिंपल है, उसको पता है कि एक दिन के उसको 200 रुपए मिल रहे हैं या 300 मिल रहे हैं, तो उसके एक वीक के कितने बनेंगे, या पूरे दिन का अगर काम कराया तो उसको हिसाब है कि उसको 200 रुपए मिल रहे हैं, उस हिसाब से वो काम करेगा। दूसरा बेनिफिट है, क्वालिटी ऑफ वर्क इज इम्प्रूव, वर्कर इज नो हरी अबाउट द कंप्लीट ऑफ वर्क। वर्क की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि वर्कर जो है काम कर रहा है, उसको ये नहीं है, क्योंकि दूसरे वाला जो पीस वाला है आगे आएगा, उसमें है कि अगर उसको इतना स्क्वायर मीटर काम करेगा तो वो क्या करेगा, उसको पता है कि अगर ये 1 स्क्वायर मीटर उसने काम किया तो उसको 200 रुपए मिलेंगे, तो वो जल्दी जल्दी काम करेगा कि वो स्क्वायर मीटर खत्म कर दे। लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा, उसको तो पता है तेरे को 200 मिल जाने, तो वो आराम आराम से काम करेगा। इसीलिए वर्क जो है वो अच्छी क्वालिटी का होगा। उसके बाद लेबर आर नॉट ओवरस्ट्रेन फिजिकली और मेंटली। लेबर है उसके ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है, और ना ही वो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब, क्योंकि उसको उसके हिसाब से पूरे दिन के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। कोई बर्डन नहीं है कि आप जल्दी से काम खत्म करो, क्योंकि आपको तो इसके जितना काम करोगे उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो इसीलिए वो मेंटली और फिजिकली फ्री रहता है, और इसलिए आउटपुट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इट इज स्पेशली सूटेड फॉर द वर्क वेयर आउटपुट इज डिफिकल्ट टू मेजर। ये वहां पे काम आएगा जहां पे स्क्वायर फीट में क्यूबिक में ऐसे करके वर्क को मेजर नहीं कर सकते, तो वहां पे सुटेबल है ये वाला। उसके बाद वर्कर विल नॉट सफर ड्यू टू द स्टॉपेज ऑफ वर्क अनअवॉइडेबल रीजन सच एज ब्रेक डाउन द पावर, इंटेंसिव रेन्स, थंडर। वर्कर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे उस दिन बारिश हो जाए, उसको दिहाड़ी पे रखा था, उसको रखा था एक दिन की वर्क के लिए, उसको पैसे मिलने हैं, चाहे बारिश आए, चाहे लाइट चली जाए या तूफान आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन दूसरे वाले में ये प्रॉब्लम आएगी कि उसने तो आज अगर लाइट चली गई तो उसका लाइट के बिना अगर काम नहीं चल रहा तो उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से काम करेगा उसी हिसाब से पैसे हैं। तो इसमें क्या होगा, वर्कर को कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे जो वो वाला है काम करवाने वाला वो अपना काम स्टॉप करवा दे, कुछ भी करे,
देयर इज द नो डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वर्क और पेमेंट। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता काम को लेके और पेमेंट के लेके। इवन इफ द ऑनर आस्क टू डिसमेंटल ए पार्टिकुलर जॉब, उसने कुछ चीज बनवाई है, उसके बाद उसको चाहे तोड़ दे चाहे वो दोबारा बनवाए, उस इसमें वर्कर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उसमें भी काम किया, दोबारा बनवाएगा उसमें काम करेंगे तो उसकी भी उनको मजदूरी मिल जाएगी। तो इसीलिए इसमें कोई झगड़े के चांसेस नहीं होते, डिस्प्यूट के कम चांसेस होते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, बोथ एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस वर्कर जो होते हैं, मान लो दो लोगों को रखा है, एक ज्यादा काम कर रहा है, एक कम काम कर रहा है, ठीक है, एक को एक्सपीरियंस है एक को नहीं है, तो दोनों को सेम सैलरी मिल रही है, दोनों को सेम पेमेंट मिलेगी। दूसरा जो जिसको नॉलेज है उसको उसकी आउटपुट के अकॉर्डिंग क्या है रिवार्ड नहीं मिलेगा, तो ये इसका नुकसान है। उसके बाद द आउटपुट ऑफ वर्क इज यूजली लो, जो वर्क की आउटपुट होती है वो यूजली लो रहती है, एज द वर्कर श्योर द पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट, क्योंकि वर्कर को इस बात की चिंता नहीं होती कि अच्छा काम करे बुरा काम करे, क्योंकि पेमेंट तो उसको मिल जानी है टाइम के अकॉर्डिंग। कांस्टेंट सुपरविजन इज इसेंशियल टू वॉच द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, सुपरविजन के लिए सुपरविजन रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। सो एडिशनल फाइनेंस आर रिक्वायर्ड टू पे द सुपरविजन स्टाफ, इसलिए जो और पैसे लगाने पड़ते हैं उनके ऊपर रखवाली रखने के लिए, मतलब अलग से रखते हैं पर्सन को जो उसके ऊपर रखवाली रखेगी कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जरूरी नहीं होता कि ऑनर वहां पे अवेलेबल हो और हमेशा ध्यान रखे। इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल इकोनॉमी इज नॉट अचीव, मतलब कम पैसों में हमारा प्रोजेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि पेमेंट का लॉस हो रहा है। इसीलिए क्या है, बिकॉज ऑफ द वेरिंग इफिशिएंसी स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट वर्कर, क्योंकि जो वर्कर है उनकी स्टैंडर्ड इफिशिएंसी है जो वेरी करती है, कोई कम काम करता है कोई ज्यादा काम करता है, इसीलिए पेमेंट के अकॉर्डिंग क्या है काम नहीं हो पाता। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड है इसमें है पीस रेट सिस्टम। इसमें क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू जिस हिसाब से यहाँ लिखा है वर्क डन क्यूबिक फीट ब्रेक, जैसे जो ब्रिक्स हैं उनको तोड़ना है स्मॉल एग्रीगेट में, तो वो क्यूबिक फीट में काम करा रहे हैं उससे। एक्सकेवेटिंग हो रही है, ट्रेंच को आप खोद रहे हो तो क्यूबिक फीट में काम करा रहे हैं वहां पे। पेंटिंग चल रही है, पेंट हो रहा है वॉल पे, स्क्वायर मीटर में काम करा रहा है। तो ये जितना स्क्वायर मीटर में काम करेगा, जितने में स्क्वायर मीटर में पेंट करेगा उस हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगी, चाहे वो पूरे दिन में पूरे रूम में पेंट कर दे, चाहे वो उसकी उसकी मर्जी है, चाहे वो एक वॉल पे पेंट करे। अगर ऊपर वाले पेमेंट के हिसाब से है, मजदूरी उसके हिसाब से है, तो वो क्या है पूरी एक वॉल पे पेंट करेगा, उसको जरूरी नहीं है कि पूरा रूम करना है उसको। और जो अगर जिसको इसके हिसाब से मिल रहा है स्क्वायर मीटर के हिसाब से, उसको पता है कि वो जितना ज्यादा पेंट करेगा, जितनी ज्यादा वॉल्स पे उसके हिसाब से उसको पैसे मिल रहे हैं, तो वो जल्दबाजी करेगा। ठीक है, ऐसे ही सेम दिस सिस्टम इन विच द पेमेंट इज मेड टू द वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटपुट और वर्क डन, जितना आउटपुट वो देंगे जितना काम करेंगे उसी के हिसाब से उनको क्या है पैसे मिलेंगे। द वर्क डन बाय ईच वर्कर इज मेजर स्टैंडर्ड यूनिट एंड पेमेंट इन एग्रीगेट, जो भी वर्कर है जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसके हिसाब से काम कर रहा है, जो उसको पेमेंट उसके लिए एग्री हुई है वो उसको मिलेगी। विच गिव फिक्स एट द स्टार्ट ऑफ द वर्क, जो काम स्टार्ट होने से पहले ही वर्क स्टार्ट होने से पहले ही हमें क्या है फिक्स कर दी जाती है कि 1 स्क्वायर मीटर के आपको 200 मिलेंगे या 150 मिलेंगे, जितने भी उनका हिसाब होगा उस हिसाब से उनकी पेमेंट पहले डिसाइड हो जाती है। और जो उनकी जितना यूनिट काम करेंगे उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको क्या है एग्री, जो पेमेंट है जो रेट उनके एग्री हुए हैं वो उनको मिल जाएंगे। ये एग्जांपल मैंने पहले ही बता दिए हैं कि जो फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि जो जैसे ब्रिक्स तोड़नी है या एक्सकेवेटिंग का काम करना है या पेंटिंग करनी है। सिमिलरली और जैसे मान लो हाउस को बोल दिया कि अगर स्टेयर केस पे प्लास्टरिंग आप कर दोगे पूरा दिन में तो आपको पेमेंट उसके हिसाब से होगी। और जैसे पेंटिंग एक कंप्लीट हाउस एक घर के ऊपर आप पेंट करोगे तो आपको 50,000 मिलेंगे, मतलब वो एक अमाउंट हो गई। ऐसे नहीं कि एक पूरे दिन के हिसाब से आप जितना करोगे, एक
पूरे घर के ऊपर पेंट कर दो, आपको 50,000 हम पेमेंट करेंगे। तो इस हिसाब से जितना काम आप करोगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। अब एडवांटेज क्या होंगे इसमें? एक्सपीरियंस एंड गुड इफिशिएंट वर्क विल अर्न मोर। ऊपर वाले में क्या था, चाहे कोई भी काम कर रहा है, 200 रुपए के पे रखा है तो 200 रुपए मिलेंगे, 300 पे रखा है 300 मिलेंगे दोनों को। लेकिन यहाँ पे अब एक हो सकता है कि वैसे काम कर रहा हो, और एक हो सकता है कि जो पेंटर है वो तो काम कर रहा है, इसीलिए उसको उसके उसके हिसाब से क्या है, पेमेंट ज्यादा मिलेगी। तो एक्सपीरियंस्ड होगा, गुड होगा काम करने में, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जो जल्दी काम करेगा उसको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, जो कम काम करेगा उसको कम पैसे मिल जाएंगे। तो ये फायदा हो गया। नो स्ट्रिक्ट एंड कांस्टेंट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। कोई कांस्टेंट मतलब सुपरविजन की रिक्वायरमेंट ऊपर इसलिए क्योंकि पैसे मिलने हैं, वो तो आराम आराम से स्लो काम करते रहेंगे, इसीलिए उनके ऊपर सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ये अपने आप जल्दी काम करेंगे क्योंकि पैसे उसी के हिसाब से मिल रहे हैं। सो ओवरहेड चार्ज आर रिड्यूस। जो वहां पे सुपरविजन के चार्ज लग रहे थे, जो पैसे लग रहे थे, वो क्या हो गए हैं, यहाँ पे रिड्यूस हो गए हैं। उसके बाद आउटपुट ऑफ वर्क इज इंक्रीज। काम जल्दी होगा क्योंकि पेमेंट काम के हिसाब से है। उसके बाद इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल कैन बी अचीव। पैसे के ऊपर कंट्रोल रहेगा क्योंकि पैसे उसी जो वो जल्दी जल्दी काम करेंगे तो उतनी पेमेंट कम लगेगी। उसके बाद वर्कर डू नॉट रिसीव एनी पेमेंट फॉर आइडल टाइम। अगर वो काम नहीं कर रहा है, आइडल मैंने बताया था ना, यूजलेस, अगर वर्कर काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए उसको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। अनसफिशिएंट एंड रिजिड वर्कर शुड बी ऑटोमेटिकली फिनिश। जो काम नहीं कर रहे हैं या फिर जो खाली बैठे हैं, ऐसे वाले वर्कर जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, फिनिश हो मतलब खत्म हो जाएंगे, उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस सिस्टम इज द इक्वली फेयर टू द वर्कर एंड देयर एम्प्लॉयर। दोनों के लिए फायदेमंद है, वर्कर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए। जो ऊपर वाला है वो ज्यादा वर्कर के लिए फायदेमंद है। द चांस ऑफ द डिस्प्यूट आर मिनिमम। जो डिस्प्यूट के चांस है वो कम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है क्योंकि वर्कर क्या करेगा कि आगे डिसएडवांटेज में ये पॉइंट आएगा कि वो वर्कर है क्योंकि उसको पैसे उसके हिसाब से मिल रहे हैं, काम भी वो जल्दी जल्दी हफड़ा दफड़ी में काम गलत भी कर देते हैं। द वर्क इज कम्प्लीटेड शेड्यूल टाइम। जो काम जो शेड्यूल टाइम है उसपे ही कंप्लीट हो जाएगा। सो इट इज प्रेफर्ड वेयर द अर्जेंट वर्क इज रिक्वायर्ड। जहां पे ज्यादा अर्जेंट वर्क है वहां पे इसको प्रेफर किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या होगा? द क्वालिटी ऑफ वर्क इज पुअर। आगे ना वही बात कि वो जल्दी के चक्कर में क्या है, क्वालिटी जो वर्क की वो है पुअर हो जाएगी, क्योंकि उसको ये है कि मैं जितना ज्यादा काम करूंगा उतने पैसे मिलेंगे। द टेंडेंसी टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ वर्क विल बी ओवरस्ट्रेन द वर्कर फिजिकली। वो रिलैक्स होके काम नहीं कर पाएगा, उसको फिजिकली और मेंटली क्या है, स्ट्रेस रहेगा कि मुझे जल्दी काम कंप्लीट करना है। देयर इज द नो गारंटी पेमेंट फॉर द लेबरर। जो लेबर को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। द पेमेंट कैन बी ओनली फॉर द कंप्लीशन। जब काम कंप्लीट करके दोगे अच्छे से तभी पेमेंट मिलेगी। वर्कर सफर ड्यू टू द पावर फेलियर और सम अदर कॉजेज। ऊपर वाले में क्या है, लाइट चली जाए, तूफान आए, आंधी आए, उनका काम कोई दिक्कत नहीं है, उनको जो मिलना है मिलेगा, ठीक है। इसमें अगर लाइट चली गई, अगर लाइट का काम है तो क्या हो जाएगा, उसका काम रुक गया, उसको उस दिन का कुछ नहीं मिलना उसको। या आंधी तूफान आ गया तब भी वो नहीं कर पाएगा। द वेस्टेज ऑफ मटेरियल जनरली मोर एज कंपेयर टू द टाइम रेट सिस्टम। वेस्टेज ज्यादा होगी क्योंकि उसको इस बात से मतलब नहीं है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसको जल्दी जल्दी काम निपटाना है तो वो अच्छा मटेरियल यूज करके। लेकिन अगर टाइम है आराम से तो वो ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं उसको यूटिलाइज करेगा, इसीलिए यहाँ पे वेस्टेज होती है मटेरियल की। उसके बाद जो नेक्स्ट है, द सिस्टम इज नॉट प्रेफर्ड फॉर वर्क विच नॉट कैन नॉट मेजर। ये सिस्टम उसके लिए प्रेफर नहीं कर सकते जहां पे मेजर नहीं कर सकते हम काम को। दिस इज जैसे मान लो ये हाँ प्रेफर नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल हमने कंक्रीट मिक्सिंग का काम करा रखा है, ठीक है, तो वो कभी कम चाहिए कभी
ए सेपरेट आउटपुट रिकॉर्ड डिफरेंट वर्कर हैज केप्ट। ये कॉम्प्लिकेटेड है, सेपरेट रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कौन से वर्कर ने कितनी आउटपुट दी है, कितना स्क्वायर मीटर काम किया है, तो इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके बाद ये टॉपिक दे नहीं रखा तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन सिंपल सा है, मैं बता देती हूँ, बाई चांस वो 2 नंबर में पूछ ले कि कैजुअल लेबर क्या होता है और रेगुलर जो लेबर क्या होता है। दो है, सिंपल है। कैजुअल लेबर में क्या आएगा, डेली जो आज लाए हैं आज चले गए या हफ्ते के लिए ले आए, वो कैजुअल लेबर में आता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के पास खुद के कुछ लेबर होते हैं जो रेगुलर उसी के साथ काम करते हैं, या कंपनी कोई है तो उसमें उसने खुद के एम्प्लॉय रखे हुए हैं जो लेबर के अलावा होते हैं, तो वो रेगुलर लेबर में आ जाएगा। तो कैजुअल लेबर कंस्टिट्यूट द बल्क ऑफ द लेबर इन द कंस्ट्रक्शन, जो ज्यादा अमाउंट में होती है। इट इज चीपली अवेलेबल इन इंडिया। हमने पहले भी पढ़ा है कि इंडिया में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो जो लेबर है वो चीपली अवेलेबल है। एंड इज हायर्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन, जब जरूरत होती है तब उनको लाया जाता है। जनरली नॉमिनल वेजेस दिए जाते हैं इस टाइप की लेबर को। देयर इज अ नो प्रोविजन एनी बेनिफिट, और कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलता है। उसके बाद सेकंड है जो रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट है, या रेगुलर लेबर में क्या आएगा, इट इंक्लूड सुपरवाइजरी स्टाफ, स्किल्ड वर्कर, एक्सपीरियंस लेबर who are employed by the company continuous period, जो कंटिन्यूसली काम करने के लिए जो उनका खुद का स्टाफ होता है, या कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो खुद का एक इलेक्ट्रीशियन हो गया, कारपेंटर हो गया, ऐसे करके होता है, तो वो रेगुलर में आ जाएगा। दे आर पेड मंथली वेजेस, उनको मंथली सैलरी मिलती है, और जैसे उनको बेनिफिट भी मिलते हैं, सच एज लीव वगैरह मिलेगी उनको, रहने के लिए भी मिल सकता है। डेली लेबर और रेगुलर लेबर जो है वो डिटेल में अकाउंट वाला आगे चैप्टर आएगा उसमें डिस्कस कर रखा है। और करा दूं या बहुत है, तुम तो यही बोलोगे बहुत है। करवा दो मैम। एक छोटा सा टॉपिक है वो बता देती हूँ। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट है ना, ये हमारे लेबर के लिए, लेबर की कंडीशन को ठीक करने के लिए, क्योंकि हम लेबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रखे हैं, एक्ट बनाए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके लिए काम करते हैं। तो ये है लेबर वेलफेयर एक्ट 1935। ठीक है, ऐसे सिलेबस में 1935 लिखा हुआ है, तो आप ये याद रखना कि ये 1935 में आया था। लेबर वेलफेयर आर इंक्लूडिंग द कंक्रीट लिस्ट when the provisional autonomy are introduced under the government of Indian Act 1935। इसका मतलब ये है कि वेलफेयर जो लेबर वेलफेयर जो है एक्ट है वो कब आया था, जब क्या है 1935 में स्वशासन की मांग करी थी इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारा 1947 में आजाद हुआ है, तो 1935 में क्या है स्वशासन की कि हमें आजाद कर दो, प्रांतीय स्वशासन की मांग करी थी, तो उसी टाइम ये आ गया था लेबर वेलफेयर वाला। अकॉर्डिंगली बहुत सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव empowered to enact the law and bring amendment to the existing law on that matter। ये कह रहा है कि सेंटर और स्टेट असेंबली जो है दोनों को पावर है इस ये जो लॉ आया था उसमें कोई भी चेंज करना हो या फिर क्या है कोई अमेंडमेंट करना हो उसके अंदर, या उसको एम्पावर्ड या इंटैक्ट मतलब लागू करवाना हो, दोनों क्या है उसके अंदर लॉ बना सकते हैं। लेकिन लेबर वेलफेयर बट इन द एनी केस कॉन्फ्लिक्ट डेवलप, मतलब लेकिन अगर इसको लेके कोई झगड़ा हो जाता है तो ये लॉ कौन है, जिस सिर्फ सेंट्रल जो
लेजिस्लेटिव है वही इसको प्रवेल करेगा, वही इसको लागू करवा सकता है। तो यहाँ पे ये चीज कह रहा है ये कि जब हमारा जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसी के साथ ये वाला लेबर वेलफेयर एक्ट आ गया था हमारा, ठीक है, जब स्वशासन की मांग कर रहे थे हम। उसके बाद सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव है, दोनों को इसको एनफोर्स करवाने का, पावर करवाने, मतलब इसको लागू करवाने का, और इसको क्या है अमेंडमेंट, मतलब उसका संशोधन करना हो, दोनों को अधिकार है इसमें। लेकिन क्या है, अगर कोई झगड़ा हो जाता है वेलफेयर को लेके, तो इसमें सिर्फ सेंटर वाले हैं जो वही इसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेल कर सकते हैं, वही लागू कर सकते हैं इसको। उसके बाद लेबर वेलफेयर एक्ट है क्या? लेबर वेलफेयर एक्ट प्रोवाइड फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ द सेपरेट फंड। क्या करता है संविधान में? एक सेपरेट फंड प्रोवाइड करता है, किसके लिए? जो लेबर वाले हैं, एम्प्लॉय हैं, उनके लिए। अब ये फंड आता कहाँ से है? दिस फंड इज फ्रॉम फाइन कलेक्टेड फॉर द एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय हैं उन्हीं से ही क्या लिया जाता है? जुर्माना ले लेते हैं ये। अनपेड वेजेस, जो उनको सैलरी नहीं देते ये, या फिर कोई डोनेशन हो सकता है, डोनेशन के नाम से भाई हर महीने 100 रुपए इकट्ठे कर रहे हैं ये, ठीक है, या फिर कोई भी इसमें वो उनसे कुछ भी किसी भी फॉर्म में कोई भी अमाउंट ले रहे हैं, तो वो क्या है, उसी को ही लेबर वेलफेयर एक्ट बोलेंगे, ठीक है। मतलब उन्हीं से ही पैसा इकट्ठा कर रहे हैं फाइन के तौर पे, चाहे आपका है उनकी सैलरी से काट रहे हो या फिर कोई डोनेशन ले रहे हो। और इसका प्रोविजन जो है इस पेमेंट का, वो कब था? फिर प्रोविजन हैज बीन मेड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। 1936 में इन प्रोविजन को लेके आए कि हम उस जो वर्कर की सैलरी है उसमें से भी हम लोग क्या है, काट सकते हैं। एनी डिडक्शन फ्रॉम द वर्कर सैलरी, फाइन मनी कलेक्टेड बाय डिपॉजिट ए सेपरेट फंड, एक अलग से सेपरेट फंड में क्या कर लेंगे, डिपोज कर लेंगे हम लोग। एंड मस्ट बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयर, और जो एम्प्लॉय हैं या लेबर वाले हैं उनके ही बेनिफिट के लिए उनका उस पर काम करेंगे। दिस फंड इज आल्सो नॉन लेबर वेलफेयर फंड, इसी को ही क्या है, इसने लेबर वेलफेयर फंड का नाम दे दिया है। दिस एक्ट रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर फैक्ट has regulated and provision as per the need and requirement of the particular। इसको क्या है, रेगुलेट कर सकते हैं, और कोई प्रोविजन इसके अंदर लाना है तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वर्कर की, उसी के हिसाब से हम लोग क्या है इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से एक्ट है नीचे दिए हुए हैं, ये वाला पैराग्राफ मैं फिर से बता देती हूँ। ऊपर वाले में क्या है, ये दे रखा है कि 1935 में एक्ट आया था, जब हम स्वशासन की मांग कर रहे थे, उसी टाइम ये लेबर वेलफेयर के बारे में इसमें इंक्लूड किया था इन्होंने। सेंटर और स्टेट दोनों इसके ऊपर, इस लॉ के ऊपर पावर है उनको, दोनों इसमें अमेंडमेंट या चेंज करना चाहते कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ झगड़ा हो जाता है तो तब सिर्फ सेंटर वाले इसको लागू करवा सकते हैं। उसके बाद कि लेबर वेलफेयर एक्ट से फंड कहाँ से आता है, फंड जो है वो उन्हीं की ही सैलरी काटी जाती है, कोई फाइन हो सकता है या फिर कोई डोनेशन वो उनसे ले रहे हैं। तो उन्होंने 1936 में ये प्रोविजन दिया था कि हम उनकी वर्कर की सैलरी में से जो पैसे काट रहे हैं वो एक सेपरेट फंड में डिपोज कर रहे हैं और हम वर्कर के लिए ही उसको यूज कर रहे हैं, ये बात इन्होंने बोली थी, और उसी को ही हम लेबर वेलफेयर फंड का नाम दे रहे हैं। और इस जो ये फंड है इसको किस तरीके से रेगुलेट करना है, किस तरीके से यूज करना है, एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे ही वर्कर की रिक्वायरमेंट होएगी उसी के हिसाब से उसको यूज करेंगे। किस किस नाम से ये है, ये अलग अलग नाम से दे रखे हैं। मीका माइंस लेबर वेलफेयर फंड 1946 में आया, बॉम्बे लेबर वेलफेयर 1950, मतलब अलग अलग जिस हिसाब से जहां जिसको लगा उन्होंने ऐसे करके फंड इकट्ठे किए हैं। उसके बाद ये जो है फंड इकट्ठे किए हैं उसको क्या करते हैं ये लोग, काम क्या है उसका, डेवलपमेंट ऑफ द, ये जो इन्होंने बोल रखा है करते कुछ नहीं है ये, इसमें से मेरे को लग नहीं रहा कोई काम ही करते हैं। द लेबर वेलफेयर फंड मेनली यूटिलाइज फॉर, फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हॉल, सोशल एजुकेशन सेंटर इंक्लूडेड लाइब्रेरी, रीडिंग रूम्स, मतलब उनके लिए ऐसी एजुकेशन जो सेंटर खोल देते हैं वो, जैसे लाइब्रेरी बना दी, रीडिंग रूम बना दिया उन्हीं के पैसों से। दूसरा
प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स गेम अदर एक्टिविटी, इस टाइप का कुछ बना देंगे उनके लिए कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर ले, वहां गेम खेल लें या फिर फिजिकली कोई एक्टिविटी हो जाए। उसके बाद थर्ड पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ हॉलीडे होम, मतलब छुट्टी वाले दिन कोई प्रोग्राम कर दिया इस तरीके से। उसके बाद इंटरटेनमेंट के लिए कोई एक्टिविटी पार्क बना दिया या कोई फन फेयर वगैरह ऐसा कुछ एक्टिविटी करा दी उनके इंटरटेनमेंट के लिए। उसके बाद सोशल एक्टिविटी ऑफ वर्कर, कोई मतलब सामाजिक तौर से लोगों को इकट्ठा कर लिया, कोई भाषण हो गया, कोई सेमिनार कर दिया, इस टाइप से। फॉर प्रोविजन ऑफ द होम इंडस्ट्रीज एंड सब्सिडी इक्विपमेंट फॉर द वुमेन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो घर पे बैठे हैं उनके लिए कुछ जैसे वुमेन है या फिर अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उनके घर पे जो लेबर वाले काम कर रहे हैं वर्कर, उनको कुछ इस तरीके से मतलब कोई मतलब पार्टी अरेंज कर दी या फिर कोई वही सेमिनार हो गया या फिर कुछ इस छोटे छोटे टाइप सी मतलब फन वगैरह हो गया, वैसे वाली चीजें कर दे घर पे उनके। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द, जो भी वर्कर हैं उनकी स्टैंडर्ड लिविंग को क्या है इम्प्रूव करने के लिए। पर वर्कर जो होते हैं कंपनीज में काम करते हैं या ऐसे वाले, उनके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, उनका शोषण ही होता है। तो मतलब ये पैसा तो इकट्ठा करते हैं, मेरे को लगता नहीं कुछ यूटिलाइजेशन होता है। तो ये चीजें ये कह रहे हैं कि हमने जो फंड इकट्ठा करते हैं हम उनसे ये चीजें करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो बस आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।